तो जो कीवर्ड यहाँ है वो है बाय चॉइस, क्योंकि ज़बरदस्ती तो ना माफ़ी मिलती है और ना आप माफ़ करके भुला सकते हो उस चीज़ को। बिल्कुल। और जो आपने जिस तरह से एग्जांपल शेयर की, वो जो 15 साल हम अपने साथ दर्द रखते हैं, वो सिर्फ पास्ट हमारा हील नहीं, हमारा फ्यूचर भी हील हो जाता है। कि मतलब जब हम उस तकलीफ़ को छोड़ देंगे तो और मज़ीद 15 साल जो हमने रखनी थी उस तकलीफ़ को, उससे हम छुटकारा पा लेते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान माफ़ करना भी चाहता है, लेकिन उसके लिए मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको समझ नहीं आती कि अब क्या किया जाए। वो फिर पुरानी मेमोरीज़ भी याद आती हैं कि नहीं उसने मेरे साथ ये किया, वो प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट भी बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि माफ़ कर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैंने जैसे भी चॉइस की बात की ना, कि सम टाइम अगर पेन ज़्यादा है तो इसीलिए तो फॉरगिवनेस को आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है। इसीलिए तो हम एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये सजेस्ट करें, फॉरगिवनेस एक स्पिरिचुअल एक्शन है, यानी एक ये रूहानी बेदारी का एक स्टेप है, आप कह लें। कि आप देखते हैं, देखें जिसने भी हमारे साथ कुछ बुरा किया और हमारी बहुत ही पेनफुल फीलिंग्स उसके साथ एसोसिएट है तो वो भी इंसान ही ना। अब आई डोंट नो इस बात को कैसे व्यूवर्स लेते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन मेक मिस्टेक, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सम टाइम इतना मुश्किल हो जाता है इस तकलीफ़ से निकलना कि लोग समझते हैं कि अब यही डेस्टिनी है, यानी ये तकलीफ़ ही। और इस तकलीफ़ को, जो मैंने विक्टिम रोल की बात की ना, आई कुड रिमेंबर वन ऑफ माई पेशेंट, तो आए वो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए थी, कि उनको बातचीत अपने मैरिटल रिलेशन में बेहतरी के लिए चाहिए थी कुछ हेल्प। और ऐसे ही उन्होंने बातों बातों में कुछ अपने पर्टिकुलर रिलेशंस के बारे में बताया कि इन लॉज में फलां बंदे से बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने जैसे बाज़ औक़ात सास और बहू का जो रिलेशन है, तो उनकी बड़ी पेन अटैच थी उनके साथ। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा, मैंने कहा वी कैन वर्क ऑन इट ना, हम इस पे बात कर सकते हैं अगर ज़्यादा पेन। एंड शी वाज सेइंग नो नो नो, आई एम बिल्कुल ओके। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को सेट किया है पुरानी तकलीफ़ को भुलाकर। अब इनोसेंटली वो ये समझ रही थी कि ये मैंने सेट किया है, हालांकि अगर किसी का जिक्र हो जिस बंदे ने आपको ऑफेंड किया है, तकलीफ़ पहुंचाई है, और उसके ज़िक्र से आपकी तकलीफ़ उभरती है, तो विच मीन्स कि ये मामला फिनिश नहीं हुआ, विच मीन्स कि ये अंदर कहीं फांस है आपकी। सो आप इस तरह से हीलिंग और फॉरगिवनेस इसको कहते हैं कि आप उस बंदे का जिक्र हो जिसने आपको तकलीफ़ दी है, आपकी तकलीफ़ें ना जागे उससे, यानी हीलिंग इसको कहते हैं। कि आपसे जिसने बुरा किया है, आज अगर आप उस हीलिंग के प्रोसेस में अपने आप को फॉरगिव करते हैं या उसको फॉरगिव करते हैं, तो उसके नाम से आपकी तकलीफ़ें ना अटैच हों। सो बाज़ औक़ात मुश्किल तो बहुत होता है, आई डू एग्री विद यू, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो तकलीफ़ ज़्यादा है जो हम होल्ड कर रहे हैं, वो हर वक्त की है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा होती है, और आपकी फिर टॉलरेंस भी कम होना शुरू होती है, फिर लोगों के साथ ताल्लुकात भी बहुत मुतासर होते हैं। फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ, यानी यहाँ पर आई कैन हेल्प इस क्वेश्चन के रिगार्ड में ऐसे कि अगले का मत सोचें, अपना सोचें कि आपको ज़रूरत है एक हील्ड लाइफ की, आपको ज़रूरत है एक पुरसकून ज़िंदगी की। सो अगर तो कोई फ़ायदा मिल रहा है उस बंदे के बारे में नेगेटिव सोचने से, तो बेशक सोचते नहीं, लेकिन अगर आप दिन ब दिन अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, और अगर नहीं हो रही, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप हर वक्त मनफी स्टेट में रहते हैं, तो फिर किसी प्रोफेशनल हेल्प या काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें इस रेफरेंस में कि आप चाहकर भी नहीं भुला पाते हैं, तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। इसमें हम एक एनालिसिस भी ये कर सकते हैं ना, कि हम ये देखें कि अगर मैं उस फीलिंग्स के साथ या मैं उन यादों के साथ अगर मैं रहती हूँ, तो मेरी ज़ात पे क्या क्या असर पड़ा। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेमोरी, कोई भी एक्सपीरियंस जो 10 साल पहले हुआ, और आज मैं फिर उन बातों को याद कर कर और मैं फिर से अफसुर्दा हो जाती हूँ, या मेरे जहन में वही रंजिशें, वही नेगेटिव थॉट्स, और उसकी वजह से मेरा परसेप्शन भी नेगेटिव हो गया। तो अगर आज हमें इस शो के थ्रू ये हेल्प मिल रही है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पे हम ये भी देख सकते हैं कि अब 10 साल मैंने क्या अचीव किया, मेरे रिलेशंस कैसे रहे,
क्या क्या चीज़ें जो नेगेटिव हुई और जो बेटर हो सकती थी। और अगर मैं इस पॉइंट पे आकर अपने ख़ुद को फॉरगिव करती हूँ और हील करती हूँ उस एक्सपीरियंस से, तो मैं बेटर और क्या अगले 10 सालों में और क्या अचीव हो सकता है। हो सकता है कि जो मैंने इस नो डाउट कि इन 10 सालों में भी कुछ ना कुछ अचीव हुआ होगा, लेकिन आने वाले चंद सालों में हो सकता है कि जब मैं ख़ुद को हील करूं और मैं उन एक्सपीरियंसेस से, जैसे मैं शिमाला ने कहा कि हीलिंग वही प्रोसेस है कि जब हम उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचें और हमारी कोई फीलिंग नेगेटिव ना हो, तो वो उसे हम कहते हैं कि हम हील हो गए हैं। कि जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा शख्स जिसने हमें तकलीफ़ दी और हम उसके बारे में बात करें और हमारी आंख में आंसू नहीं आ रहे और हम इमोशनल नहीं हो रहे, तो वो प्रोसेस हीलिंग का है। तो अगर हम इस पॉइंट पे आकर ख़ुद को हील करते हैं, तो आने वाले चंद सालों में तो हम किस तरह से ख़ुद को बेटर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो पहले अचीव नहीं हुई और अब मज़ीद अचीव हो सकती हैं। तो वो एनालिसिस काफ़ी हेल्प करता है कि नेगेटिव चीज़ों को होल्ड करने से क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ में, और अब अगर हम उसको लेट गो कर दें तो क्या चीज़ें अचीव हो सकती हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस पे हम काफ़ी बात की है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर हम माफ़ ना करें तो ओवरऑल हमारी सेहत पे किस तरह का फ़र्क पड़ता है, ज़रा उसको वाज़े कर दीजिए। माफ़ ना करने से सबसे ज़्यादा फ़र्क हम ये कहें कि हमारी अपनी ज़ात को पड़ता है, क्योंकि दूसरों को माफ़ करना शायद हमारे लिए फिर भी कुछ आसान हो, लेकिन ख़ुद को माफ़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डोमेन्स हैं, हमारी सबसे पहले हमारी हेल्थ आ जाती है कि हमारी जिस्मानी सेहत पे क्या असर पड़ता है। मोस्टली ये होता है कि हमारे मसल्स में पेन और हमें लगता है कि नहीं कुछ नहीं, थकावट है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो थॉट्स चल रही होती हैं या हमने कोई भी कहीं से गुजरे और कोई मेमोरी रिकॉल हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से थकावट सी महसूस हो गई है, नींद नहीं आ रही है, मूड अच्छा नहीं और पता भी नहीं है, बिल्कुल हेडेक भी स्टार्ट हो गया और पता नहीं है कि क्या वजह है। तो हमारी जिस्मानी सेहत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है उन मेमोरीज से। सेकेंड चीज़ ये हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा सोचने का नज़रिया थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बेशक हम अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लेट गो हम नहीं कर सकते, तो हमारे डिसीजन काफ़ी इफेक्ट करते हैं। हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना, एक तो मेंटल हेल्थ में फिर एंशियस हम बहुत होंगे, डिप्रेशन, जो भी कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर देते हैं। फिर थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे वर्क एनवायरनमेंट में और हमारी फैमिली के साथ रिलेशनशिप में हम कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस को देख रहे होते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो कहीं हमारे किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से रहा है, तो हम कोई भी नया रिलेशनशिप बनाते हुए या किसी भी नए शख्स से बात करते हुए उस चीज़ को लाजमी देख रहे होते हैं कि मैं अब क्या करूं, पहले ऐसा हो गया था, अब मैंने ऐसा नहीं करना। तो हमारे सोशल एनवायरनमेंट में और हमारे सोशल रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हमें ग्रूम करना और बेहतर अचीव करना मुश्किल होता है। और उसके बाद फिर एंड में अगर हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं वो रंजिशों की वजह से ना हम गिला अपने रिश्तेदारों से और अपने लोगों के साथ साथ खुदा से भी कर रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो शायद ज़िंदगी बहुत बेहतर होती। तो हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये 4 डोमेन्स हैं, ये इफेक्ट हो रही होती हैं बहुत बैडली कि हम जब खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे होते या हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते। जैसे मिस ने बहुत ब्रीफली प्रिसाइजली बहुत अच्छा 4 डोमेन्स जो हमारी ज़िंदगी में हैं कि हमारी जिस्मानी सेहत बेहद मुतासर होती है, ख़ास करके हमारी एक्स शुरू हो जाती हैं, स्टमक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम नेगेटिविटी को होल्ड करते हैं, रिजेंटमेंट्स को, गुस्से को, इन मनफी जज्बात को जब हम अपने अंदर रखते हैं तो हमारी जिस्मानी सेहत स्टमक से लेकर हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सारी जो जिस्मानी बीमारियां हैं ये इससे ही कहीं ना कहीं पर जन्म लेती हैं, हमारे जज्बाती तकलीफ़ों का हिस्सा होता है इनके अंदर। फिर जाहिर सी बात है ज़हनी जो कैफियत है वो तो ख़राब होती ही होती है। 4 डिमेंशंस को मिसने बताइए, आपको ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत इफ़ेक्ट होती है, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। आप जिस भी रोल को निभा रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई वर्किंग हैं पर्सन, आप जिस भी रोल को आप निभा रहे होते हैं, आप एक तकलीफ़ के साथ उस रोल को निभा रहे होते हैं। ज़िंदगी मुश्किल लगती है, बोझ लगती है। मुझे बताएंगे एक बोझ फील जो बंदा ज़िंदगी को करेगा वो कैसे अपनी ज़िंदगी को या दूसरों को अपने लिए या दूसरों के लिए खुशियाँ तलाश कर सकते हैं। उसके लिए तो ज़िंदगी का एंड यही है कि ये बहुत अजाब है और ये इससे बेहतर है कि मर जाएं। मनफी सोचें आना, मनफी जज्बात बनना, फिर बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाना, तो बड़ी ही तकलीफ़ में लाइफ रहती है।
यानी इसके बारे में कहा यह जाता है कि अगर हम फॉरगिवनेस को चूज़ नहीं करते हैं और रिजेंटमेंट्स को या मनफी जज्बात को बाय चॉइस होल्ड करते हैं फॉर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न आप दे दें, तो आपकी कैफियत ऐसे है जैसे कोयला जलता हुआ आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और आप इस उम्मीद के साथ हैं कि इससे दूसरे को नुकसान पहुंचे जिसने कि हमें दुख और तकलीफ़ दी है। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप ही की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में जाती है। फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ आपको ये चूज़ ज़रूर करना चाहिए कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व अगर करती हूँ तो उसमें पुरानी तकलीफ़ दे यादों और बातों को मुझे कितनी अहमियत देनी चाहिए, ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी की जो ड्राइविंग सीट है उस पर आप ही बैठे हों। आपके पास्ट रिलेटेड तकलीफ़ें और फ्यूचर रिलेटेड खौफ ना ड्राइव करें। आपकी अपनी लाइफ है तो आप ही अपनी लाइफ को रियलिस्टिक होकर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ जो कि आपको आगे की तरफ लेके जाए। फॉरगिवनेस उसमें से एक है कि अगर आप फॉरगिव करते हैं, दरगुजर करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी जो आप गुजार रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़ती है इन मुश्किलात के साथ ही। यानी हम ये वेट नहीं करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए, हम उसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। हम अपनी ह्यूमननेस को पहचान लेते हैं कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो जो नहीं है तो फिर वो नहीं है, ग्रेसफुली उसको मान लेना, जो है और उस पर फिर मैक्सिमम काम करना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं या हीलिंग की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन ये होता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो कोई और हो जो उसको सॉल्व कर दे मेरे लिए, ठीक है, कोई और हो जो मेरी लाइफ को स्मूथ कर दे। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हों तो कोई अच्छा दोस्त मिल जाए जिससे मेरी हीलिंग हो जाए। अगर इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट ऐसा हो, या फैमिली ऐसी है, फैमिली सपोर्ट करे, अगर स्पाउस है तो स्पाउस सपोर्ट करे, तो इस तरह से मेरी हीलिंग हो। मतलब बाज़-औक़ात लोगों के लिए ये मुश्किल होता है कि वो अपने सेल्फ को रिलैक्स करने के लिए, मुतमईन करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बल्कि वो चाहते हैं कि जो आउटर वर्ल्ड है, जो आसपास के हमारे लोग हैं, वो हमें ना कि वो हमें हेल्प करें बल्कि वो हमारे लिए हीलिंग का प्रोसेस करें। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हीलिंग हमारी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेनी होगी, ना कि हम दूसरों को कहें कि वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि कोई और हमारी हीलिंग नहीं कर सकता जब तक एक इंसान खुद ना चाहे कि उसे हील होने की ज़रूरत है या उसे अपनी लाइफ में बेटर अचीव करने के लिए बेहतर चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें हील होना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें अपने ज़ात की खुद लेनी होगी, ना कि कोई और ले। जैसे मिस ने चॉइस की बात की, तो चॉइस का मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करें इस चीज़ की कि आप बाय चॉइस किसी को माफ़ करें। जैसे आपने डोमेन्स का जिक्र किया, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मनफी जज्बात हैं उनका हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट होता है, और हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये तो हमें महसूस करते ही हैं, ये नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। यानी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत, आपके ताल्लुकात और फिर रूहानी सेहत, हमारे ईमान की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, हमें भरोसा नहीं रहता लोगों के ऊपर। सो हमारी रूहानी सेहत भी बहुत इस मनफी जज्बात से ख़राब होती है। हमारा यकीन, हमारा ईमान हमारी हाई पावर के साथ डिस्कनेक्टेड होना शुरू हो जाता है। सो बज़ाहिर हम ये, आपकी बात वही बिल्कुल ठीक की आपने कि बज़ाहिर हम इससे एडजस्ट कर रहे होते हैं कि हर किसी के साथ ही ऐसा होता है। सो हम तो ये फ़ैसला कर सकते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा ना हो। सो इफ़ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, तो आई कैन हेल्प माई सेल्फ बाय एडिंग द फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस कोई एक इवेंट नहीं होगा कि आज हम बात कर रहे हैं और आज फिर हम वैसे आज सब कुछ सेट हो जाए। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो एक एक्सपर्ट हैं तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत फॉरगिवनेस को डिफ़ाइन करते हुए उन्होंने कहा फॉरगिव, 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 फॉरगिव सम मोर एंड फॉरगिव एंडलेसली। यानी हमें रोज़ाना इसके ऊपर कभी ख़ुद को, कभी दूसरों को, कभी अल्लाह ताला की ज़ात को, मतलब हम तो इतने ज़्यादा, अब आई डोंट नो क्या हम कहेंगे, हम उनसे भी शिकवा गिला जिसने कि बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की हमारी लाइफ, जो वो जानता है हम तो नहीं जान सकते ही नहीं है, लेकिन उनसे भी शिकवे होते हैं कि जी ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। पेरेंट्स को फॉरगिव करना, बहुत दफ़ा औलाद पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स बच्चों को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। सो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लेट गो को अपनी टूल किट में रखें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाएं।